हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का नया टॉपिक दैट इज डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपकी डुप्लीकेसी या फिर जो भी आप कंडीशंस लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट या अपडेट या डिलीट हो। अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो आपके कॉलम्स पर चेक लगाते हैं या कोई कंडीशन लगाते हो आप अपने कॉलम्स पर या फील्ड पर या अपनी टेबल पर। जब भी आप डेटा उस कांस्टेंट के यानी कि उस कॉलम के अंदर अप्लाई करोगे, दैट इंसर्ट करोगे या अपडेट करोगे, तो वो उस इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उस इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे, दैट मीन्स उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप ना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो ना ही अपडेट कर सकते हो। अगर एक बार आपने दैट मीन्स कांस्टेंट इनेबल कर दिया, दैट मीन्स कांस्टेंट लगा दिया अपने कॉलम पे या टेबल पर, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब भी डेटा इंसर्ट करोगे तो आपका जो डेटा होना चाहिए दैट उस कॉलम के लिए वो क्या होना चाहिए था, उस कांस्टेंट से रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर उस कॉलम के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो आप ना ही डेटा इंसर्ट कर पाओगे ना ही डेटा अपडेट कर पाओगे उस कॉलम के लिए। हमारे पास दो टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट्स होता है और एक टेबल लेवल कॉन्स्टेंट होता है। अगर यहाँ एग्जांपल देखें, सपोज कोई आपने कोई टेबल बनाई है, यहाँ पर क्या करा है, कॉलम दिया, कॉलम का नाम दिया, डेटा टाइप दिया, उसका साइज दिया, देन अगर आप इसके आगे नॉट नल लिख देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू देना कंपलसरी होगी, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है दैट इज यूनिक कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है हमारे पास प्राइमरी की कॉन्स्टेंट होता है, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट होता है, चेक कॉन्स्टेंट होता है और फॉरेन की कॉन्स्टेंट होता है। अगर हम बात करें कि यूनिक कॉन्स्टेंट का काम क्या होता है, सपोज अगर आपने किसी कॉलम के ऊपर यूनिक कॉन्स्टेंट लगाया तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होंगी आपकी वो क्या होनी चाहिए थी, यूनिक होनी चाहिए थी। सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर एम्प्लॉय कोड यहाँ 1101 है तो यहाँ पर 1101 आप दोबारा से नहीं दे सकते, लेकिन यूनिक के अंदर क्या है, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, उस कॉलम को दैट मीन्स उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपने यूनिक के साथ नॉट नल लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते और उसके अंदर वैल्यूज जो होनी चाहिए वो भी यूनिक होनी चाहिए। अगर आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एरर देगा। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट की। अगर हम प्राइमरी की कांस्टेंट की बात करें तो वो बिल्कुल किसके तरीके से काम करता है, यूनिक और नॉट नल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसकी तरीके से काम करता है। अगर आप किसी भी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगा देते हो उस कंडीशन में क्या होगा, उस फील्ड के अंदर आप ना ही ब्लैंक छोड़ सकते हो ना ही आप उस फील्ड के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास होता है एक डिफॉल्ट कांस्टेंट। अगर हम डिफॉल्ट कांस्टेंट की बात करें तो डिफॉल्ट कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, सपोज अगर यूजर उस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी होगी वो उस कॉलम के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। सपोज एक कॉलम था दैट इज यहाँ पर जैसे ग्रेड दे रखा है, तो मैं इंसर्ट जो कर रहा हूँ एम्प्लॉय कोड के अंदर कर रहा हूँ, ई नेम के अंदर कर रहा हूँ, सेक्स के अंदर कर रहा हूँ, मैंने ग्रेड छोड़ दिया होगा और ग्रॉस के अंदर करूँगा। अगर मैं ग्रेड छोड़ दूंगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो इंसर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इवन इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है एक चेक कांस्टेंट। अगर हम चेक कांस्टेंट की बात करें तो चेक कांस्टेंट किस लिए काम आता है, दैट मीन्स जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करोगे उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वो उस चेक कांस्टेंट को सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, ग्रॉस, उसका डेटा टाइप डेसिमल, चेक ग्रॉस ग्रेटर देन 2000। तो जो भी ग्रॉस के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करा रहे होगे वो वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए थी, 2000 से ऊपर होनी चाहिए थी। फिर हम देख लेते हैं दैट इज हमारे पास एक होता है फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अगर हम फॉरेन की कांस्टेंट की बात करें तो वो किस लिए काम आता है, दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आता है। चलिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अपना माइस्केल ओपन कर लेते हैं। हम अपने डेटाबेस चेक कर लेते हैं। हम MyDB के अंदर चले जाते हैं। हम MyDB के अंदर आकर यहाँ टेबल्स देख लेते हैं। यहाँ कोई भी टेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल स्टूडेंट के नाम से, क्रिएट टेबल का नाम हम स्टूडेंट रख लेते हैं। इसके अंदर फील्ड ले लेते हैं रोल और इसका डेटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं और इसके अंदर जो हम इंट रख लेते हैं और इसका दे देते हैं 2 और इसके अंदर जो हम वो कांस्टेंट लगाते हैं वो क्या, कौन सा लगा लेते हैं, दैट इज यूनिक।
हम यूनिक कॉन्स्टेंट इसके ऊपर लगा देते हैं। अभी इसके साथ नॉट नल हमने ऐड नहीं करा, फिर हम क्या कर लेते हैं, फील्ड और ले लेते हैं नेम, इसका डेटा टाइप रख लेते हैं वेर कैर, और इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 20, और दो ही फील्ड रख लेते हैं। अभी एक टेबल हमारे पास बन गई। हमारे पास क्या है, रोल नंबर जो है दैट इज रोल जो है वो यूनिक है, और नेम के अंदर हमने कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया। अब इस टेबल के अंदर हम इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 कॉमा नेम, मैं अपना नाम दे देता हूँ, तो इसके अंदर एक रो इंसर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रोल नंबर को दैट इज रोल फील्ड को यूनिक दैट मीन्स उसको नल छोड़ता हूँ और नेम के अंदर वैल्यू देता हूँ। मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कौन सी हमारी दैट इज स्टूडेंट, सिर्फ किस फील्ड के अंदर वैल्यू दूंगा, मैं नेम फील्ड के अंदर दूंगा, और मेरी वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज क्या होगी, दैट इज सिंगल कोट में अमित दे देता हूँ। तो इस कंडीशन में रो इंसर्ट हो गई। दैट मीन्स मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इस कंडीशन में भी हमारी एक स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या हो गई, दैट मीन्स अगर हमने यूनिक कॉन्स्टेंट लगाया तो उसके अंदर हम नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अब यूनिक के साथ नॉट नल लगा लेते तो आप उसके अंदर नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते थे। अभी इसको क्या करते हैं, अब एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ 1 वाला, मैं दोबारा से रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ 1 दे देता हूँ और यहाँ फील्ड की यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। तो दैट मीन्स अब एरर आना चाहिए, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, यूनिक है, और मैं इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट रोल। उसने आपको क्या बताया, इस टेबल के अंदर इस कॉलम के अंदर ये डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप डुप्लीकेट वैल्यू यूनिक के थ्रू इंसर्ट नहीं कर सकते थे। अब मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं यूनिक के साथ नॉट नल भी लगाता हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप नल वैल्यूज इंसर्ट कर पा रहे थे, वो नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप टेबल, हमारी टेबल का नाम क्या था, दैट इज स्टूडेंट। ये हमारी टेबल रिमूव हो गई। अगर मैं आपको शो टेबल्स करके दिखाऊंगा तो अब कोई भी टेबल नहीं होगी, शो टेबल, तो मेरे पास कोई भी टेबल नहीं है। मैं स्टूडेंट टेबल को वापस क्रिएट कर लेता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी। सिर्फ मैं यूनिक से पहले क्या लगा लेता हूँ, नॉट नल। अगर मैं नॉट नल लगा देता हूँ साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी ये टेबल क्रिएट अगेन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैं फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा था, नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करी थी। अब मैं कर रहा हूँ सिर्फ नेम वाली फील्ड के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, क्योंकि मैंने इसके साथ नॉट नल भी लगा रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एरर जनरेट होएगा। क्या एरर जनरेट हो रहा है, रोल नंबर डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। दैट मीन्स इसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो रोल के अंदर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। फिर मैं अगर इसके अंदर इसके साथ डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ, दैट मीन्स मैंने एक डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट कराई थी, तो वो भी इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री भी इंसर्ट नहीं होगी और आप रोल नंबर को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। अगर मैं वैल्यू चेंज करके इंसर्ट कराता हूँ तो इंसर्ट हो जाएगी। मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम, तो हमारे पास ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब हम क्रिएट कर लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी की क्या करती है, आपके दैट मीन्स आप जो इंसर्ट करोगे उस कॉलम के अंदर वो क्या होंगे, यूनिक वैल्यूज भी होंगे और वो नॉट नल भी इंक्लूड करता है। दैट मीन्स उसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, और उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आपको यूनिक वैल्यू भी इंसर्ट करानी पड़ेगी, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते। तो वापस इस टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल। ये टेबल हमारी वापस ड्रॉप हो गई। हम क्या करते हैं, वापस यही टेबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम यूनिक की जगह क्या कर लेते हैं और नॉट नल की जगह प्राइमरी की लिख देते हैं सिर्फ। अब क्या होगा, मेरी एक टेबल बन रही है स्टूडेंट, जिसके अंदर फील्ड है रोल और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, जिसके अंदर कितना इसका साइज क्या है 2 है, और वो क्या है प्राइमरी की है। और एक फील्ड है नेम, जिसका डेटा टाइप क्या है वेर कैर है, और उसका साइज क्या है 20 है। मैंने जब प्राइमरी की लगाया उसका मतलब क्या है, इस रोल वाले फील्ड के अंदर मैं जो वैल्यूज इंसर्ट कराऊंगा वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और वो आप एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते। एंटर करते हैं, दैट मीन्स हमारी एक टेबल इंसर्ट क्रिएट हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो आपके पास ये टेबल इंसर्ट हो गई।
अब मुझे क्या करना था, मुझे इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सपोज मैं वापस वही कमांड्स यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको नल छोड़ने की कोशिश करता हूँ, उस कंडीशन में ये नल वैल्यू नहीं लेगा, एरर देगा आपको। क्या कह रहा है, फील्ड रोल नंबर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, दैट मीन सेम वही एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। आपकी प्राइमरी की जो काम करती है वो कैसे करती है कि इसके अंदर आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते और इसके अंदर वैल्यूज जो होनी चाहिए वो यूनिक भी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। 1 फिर हम अगेन इंसर्ट करते हैं तो क्या करेगा, एरर देगा। एरर दे रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट क्या है आपका टेबल के अंदर प्राइमरी की लगी आपके रोल नंबर पे। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू चेंज करके इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्ट हो जाएगी। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट हो गया। चलिए, अब हमारे पास हमने प्राइमरी की भी यूनिक कॉन्स्टेंट क्लियर कर लिया, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्लियर कर लिया। अब हम करते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख लेते हैं सेल्स, और इसके अंदर फील्ड लेते हैं एक सेल्स, एक ले लेते हैं आईडी, इसका डेटा टाइप रख लेते हैं इंटीजर, और इसकी वैल्यू इसके अंदर 2 साइज रख लेते हैं। देन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फील्ड और ले लेते हैं, उस फील्ड का नाम रख लेते हैं हम, दैट इज प्रोडक्ट, और उसके क्या कर लेते हैं, वैरकैर रख लेते हैं, और इसको साइज दे देते हैं 20। देन हम इसके अंदर एक फील्ड और ले लेते हैं, दैट इज प्राइस, इसका टाइप रख लेते हैं इंट, और इसका साइज देते हैं 4, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू जब भी आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिखते हो, दैट इज डिफॉल्ट, आप लिखते हो डिफॉल्ट और उसके साथ उसकी वैल्यू, क्योंकि ये न्यूमेरिक है तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, डिफॉल्ट, और हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू दे देंगे। कोई भी अगर प्राइस हम किसी के अंदर इनपुट नहीं करें तो क्या ले ले, 200 ले ले। जो आपने टेबल स्टार्ट करने के लिए ब्रैकेट दिया था वो क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो आपकी एक टेबल बन गई। इसको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ आपको। डिस्क्राइब, हमारी टेबल का नाम है सेल्स। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, 200 है। अब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू दैट इज सेल्स वैल्यूज, पहले 1, देन हम इसके अंदर प्रोडक्ट दे देते हैं सपोज ABC, और इसका प्राइस रख देते हैं 100। तो हमारी ये रो इंसर्ट हो गए। दूसरा हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर रख लेते हैं XYZ, और इसकी वैल्यू रख देते हैं 300। तो ये हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जिसके अंदर हमारे दैट इज प्राइस के अंदर हम एक वैल्यू नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या वैल्यू ले लेनी चाहिए, दैट इज 200 ले लेनी चाहिए। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू सेल्स, और कौन से कॉलम हमें चाहिए, दैट इज आईडी के अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और दैट इज प्रोडक्ट के अंदर, और हम किसको ब्लैंक छोड़ देंगे, दैट इज प्राइस को ब्लैंक छोड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर लेगा। वैल्यूज हमें वैल्यू क्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, और प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं माय PRO, और इसको यहाँ सिंगल कोट में क्लोज करते हैं और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर एरर नहीं आया, जबकि हमने क्या करा, प्राइस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, तो हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड वाला आपका आईडी था उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया, 200 ले लिया। अब जो हम कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज चेक कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। चेक कॉन्स्टेंट किस लिए होता है, कि चेक करता है कि आपकी जो वैल्यू है जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो उस क्राइटेरिया को मैच कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। इसके अंदर हम क्या रख लेते हैं, एक फील्ड रख लेते हैं PID, इसका डेटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं, फिर हम एक P नेम रख लेते हैं फील्ड का नाम, इसका डेटा टाइप वैरकार रख लेते हैं, और इसको 20 दे देते हैं। देन हम एक फील्ड रखते हैं प्राइस, और इसका डेटा टाइप देते हैं इंट, और 4 डिजिट ले लेते हैं इसके, और यहाँ पे हम चेक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, चेक। आप क्या चेक करना चाहते हो कि आपकी प्राइस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन, सपोज प्राइस ग्रेटर देन, या आप जो भी देना चाहते हो
प्राइस ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। जितने भी मैं रोज इंसर्ट करूँगा उसके अंदर प्राइस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100 ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। सेमीकोलन लगा के एंटर करता हूँ, डिस्क्राइब कर लेते हैं इस टेबल को, डिस्क्राइब प्रोडक्ट, दैट मीन्स आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज 1 कॉमा, दैट इज यहाँ पर रेन ले लेते हैं और इसका प्राइस दे देते हैं 200। ये रो इंसर्ट हो गई। फिर हम एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं 2 और यहाँ पर रेन 1 ले लेते हैं और यहाँ पर इसको दे देते हैं 101। ये भी इंसर्ट हो गई। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं 3 और मैं यहाँ पर देता हूँ 100, तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या चेक कर रहा है, जो आपकी प्राइस वैल्यू के अंदर, प्राइस के अंदर जो वैल्यू जानी चाहिए, प्राइस फील्ड के अंदर जो वैल्यू जानी चाहिए वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास एरर आ गया, दैट इज प्रोडक्ट CHK1, दैट इज ये आपके कॉन्स्टेंट का नाम है। वो क्या कर रहा है, वो वॉयलेट कर रहा है उस रूल को जो आपने रूल उसके अंदर अप्लाई कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको चेक कॉन्स्टेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा है, दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की आपके किसके लिए काम आती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, दूसरी टेबल बनाएंगे मार्क्स, और इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो क्या करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लेते हैं, रोल, यहाँ पे इसको रीड्राइव इंट दे देते हैं और 2 दे देते हैं इसका साइज, और इसको क्या कर देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम वेरकैर और इसका साइज 20 दे देते हैं और हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा है, दैट इज, ओहो मैंने यहाँ कॉलम लगा दिया, कॉमा लगा दिया इसलिए आ रहा था। एंटर कर देते हैं, दैट मीन्स हमारी ये टेबल बन गई। अब हम चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो ये हमारी टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। और जो आपका रोल है वो क्या है, प्राइमरी की है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे मार्क्स, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, फॉरेन की एस्टेब्लिश करेंगे, दैट मीन्स रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब मार्क्स टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल मार्क्स, देन आप इसके अंदर फील्ड लोगे, दैट इज रोल, इसका डेटा टाइप इंट, इसका साइज दैट इज 2, देन आप क्या लोगे, दैट इज नेक्स्ट फील्ड आप लोगे, दैट इज sum1 ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हो, डेटा टाइप sum1 ले लेते हैं, इसका डेटा टाइप इंट और इसके साइज हम 3 ले लेते हैं, कॉमा, देन हम नेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, दैट इज हमारा sum2, इसका साइज, इसका डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, इसका साइज भी 3 ले लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, देन हम इसके अंदर क्या करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉरेन की, फॉरेन की, हमें फॉरेन की किसको बनाना है, दैट इज आपके रोल वाले फील्ड को। वो क्या करेगा, रेफरेंस किस फील्ड को कर रहा होगा, रेफरेंसेस इसको कर रहा होगा, स्टूडेंट टेबल को कर रहा होगा, और स्टूडेंट टेबल के अंदर किस फील्ड को, दैट इज रोल वाले फील्ड को कर रहा होगा। तो आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई। इसको भी आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आपकी दैट इज, यहाँ पर आपकी एक रिलेशन बन गई, दैट इज यहाँ पे क्या है, आपका क्लियर है, दैट इज MUL। तो अब चेक करते हैं हमें करना क्या है। अगर मैं इस टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ मार्क्स के अंदर, तो वो इंसर्ट नहीं होगी जब तक आपकी क्या होगी, मास्टर टेबल स्टूडेंट जो है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई होगी। इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज 1, 80, 87, तो एरर देगा। क्या कह रहा है, अभी आपके मास्टर टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, दैट मीन्स आप किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, चाइल्ड टेबल के अंदर कर रहे हो। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंसर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, सिंगल कोट में अमित।
अब मेरा क्या है, स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड आ गया। अगर अब मैं मार्क्स टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूँ तो अब वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम और आती है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं मार्क्स टेबल स्टूडेंट टेबल के अंदर से रिकॉर्ड नंबर 1 डिलीट करना चाहता हूँ तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक मैं उसकी रिलेशन वाली टेबल से डेटा डिलीट नहीं करता हूँ। चेक कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 1, तो क्या करें, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसके फॉरेन की वाली टेबल के अंदर रिकॉर्ड अवेलेबल है। उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम मार्क्स वेयर रोल इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से जब मैंने डिलीट कर दिया तो अब मैं स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर पाऊंगा। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप चाहते थे कि जैसे ही मैं मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करूं तो ऑटोमेटिकली क्या करे, उसकी जो फॉरेन की जो रेफरेंस टेबल है उसके अंदर, दैट मीन्स जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। दैट मीन्स पेरेंट टेबल से अगर रिकॉर्ड डिलीट हो तो उसकी चाइल्ड टेबल से भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। या अगर मैं पेरेंट टेबल के अंदर कोई अपडेशन करूँ उस रोल नंबर पर जो रेफरेंस कर रहा है उस कंडीशन में क्या करे, वो चाइल्ड टेबल पर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करे। तो उस कंडीशन में आपके पास माइस्क्यूएल जो देता है वो ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट अपडेट भी कीवर्ड्स देता है। यहाँ पर आपको दे रखा होगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फॉरेन की में ये दे रखा है कि ऑन डिलीट कैस्केड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं प्राइमरी की दैट मीन्स पेरेंट टेबल से डिलीट करूँगा उस कंडीशन में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। किससे, दैट इज चाइल्ड टेबल से। जैसे ही मैं ऑन अपडेट कैस्केड लिखता हूँ तो उस कंडीशन में अगर मैं पेरेंट टेबल के अंदर कोई अपडेट करता हूँ रोल नंबर में तो ऑटोमेटिकली वो किसके अंदर हो जाएगा, चाइल्ड टेबल के अंदर भी हो जाएगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्क्स टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल मार्क्स, और इस टेबल को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास दे रखी है टेबल, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑन डिलीट कैस्केड, एंटर करते हैं तो हमारे पास ये रिकॉर्ड दैट मीन्स ये टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करी और मैंने मार्क्स टेबल के अंदर भी वैल्यूज इंसर्ट कर ली। मैं आपको दोनों टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, select star from student and select star from marks। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, दैट मीन्स पहले चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ रहे थे, देन फिर हमें पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट कर पा रहे थे। लेकिन उस कंडीशन में हमने क्या करा था, ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ नहीं करा था। अब हमने क्या कर लिया, ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ कर लिया। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मैं पेरेंट टेबल से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के अंदर होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट करके देखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, मैंने किससे डिलीट करा, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्क्स टेबल से भी डिलीट हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कोई भी रो नहीं है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स भी देख लेते हैं हम, और इसके अंदर भी अब कोई रो नहीं है। ये किसके थ्रू हमने करा था, ऑन डिलीट कैस्केड के थ्रू। दैट मीन्स अगर आप चाइल्ड टेबल पेरेंट टेबल से भी डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किससे भी डिलीट कर देगा, उसकी चाइल्ड टेबल से भी। अब हम यूज़ करेंगे ऑन अपडेट कैस्केड। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्क्स टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, हमारे टेबल का नाम क्या है, मार्क्स। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से टेबल क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स वाली, और उसके अंदर ऑन डिलीट कैस्केड की जगह हम ऑन अपडेट हम कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन अपडेट और कैस्केड। हमने लिख दिया ऑन अपडेट कैस्केड, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम दोनों का स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट और डिस्क्राइब
दैट इज मार्क्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ, किसी के अंदर वैल्यू नहीं है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। दोनों टेबल्स के अंदर अभी वैल्यूज नहीं है। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेता हूँ। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर दे देता हूँ रेतो। तो दैट मीन्स अब मेरे पास दो रिकॉर्ड्स होगा स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब मैं मार्क्स टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट ही कर लेता हूँ सीधे, इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज 1 के लिए दे देता हूँ, दैट इज 45 कॉमा 55, और एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेता हूँ 2 के लिए, और इसको दे देता हूँ 75 और 85। एंटर करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर ये रिकॉर्ड है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट इज हमारा कौन सा है, दैट इज मार्क्स। ये अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल को, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा किसके अंदर, मार्क्स वाली टेबल के अंदर भी। मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट रोल इक्वल्स टू 3 वेयर रोल इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन लगाता हूँ। तो क्या हुआ, एक चेंज हो गया। अब चेक कर क्या कराता हूँ आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। दैट मीन्स क्या होता है, ऑन अपडेट कैस्केड से क्या होगा कि जब भी आप पेरेंट टेबल के अंदर चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे किसके अंदर, दैट इज आपकी चाइल्ड टेबल के अंदर। ऑन डिलीट कैस्केड से क्या होता था, जब भी आप पेरेंट टेबल से डिलीट करते थे तो ऑटोमेटिकली किससे डिलीट हो जाते थे, चाइल्ड टेबल से डिलीट हो जाते थे। अगर आप ये दोनों यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको चाइल्ड टेबल से डिलीट करना पड़ते थे रिकॉर्ड्स, देन आपको क्या करना पड़ता था, मास्टर टेबल से, दैट मीन्स पेरेंट टेबल से डिलीट करना पड़ते थे। और अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले मास्टर टेबल के अंदर आप अपडेट करते थे, देन आपको किसके अंदर चेंज करना पड़ता था, देन आपको चाइल्ड टेबल के अंदर करना पड़ता था। लेकिन चाइल्ड टेबल के अंदर से पहले आपको वो रिकॉर्ड हटाना पड़ता था। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्ड क्योंकि होता था तो वो अपडेट वो चाइल्ड टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड मिलता नहीं, तो उस कंडीशन में एरर आता। तो आपके पास कीवर्ड्स आ गए जो आप रेफरेंस टेबल के साथ यूज़ कर सकते हो, और डिलीट कैस्केड यूज़ कर सकते हो। उस कंडीशन में जब भी आप पेरेंट टेबल से डिलीट करोगे तो चाइल्ड टेबल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ऑन डिलीट अपडेट जब यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे पेरेंट टेबल के अंदर अपडेट करोगे तो चाइल्ड टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्स्टेंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।